हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्टिव स्टडी पॉइंट पर। 2-3 दिन से किन्हीं कारणों हमारी वीडियो नहीं आ सकी थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी। तो पिछली वीडियोस में हमने जो रेलवे एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो 365 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के माध्यम से। प्ले लिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं। और इस वीडियो से हम 366वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। और ये रुक्मणी जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, रेलवे 3200 प्लस करके, वो आपको सॉल्व करा रहे हैं, आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं 366वें क्वेश्चन से। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना 366 नंबर। क्या कह रहा है? 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। मतलब 120 पेन नहीं चल रहा है भाई। 120 वस्तुओं का सीपी दिया है 80 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो सीपी अपॉन एसपी अगर दोस्तों मैं निकालूंगा यहाँ से, तो मेरे पास आएगा 80 अपॉन 120। 4 से डिवाइड करूँगा, 4 2 जा और 4 3 जा। यहाँ से मेरे पास आया 2/3 मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया दोस्तों। 2 रुपये वाली चीज़ 3 रुपये में बेची जा रही है, तो मुझे कितना लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। कितने पे होगा? 2 पे होगा, इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं ऑप्शन से करूँगा। अगर वो मैं संख्या 16 मानता हूँ, तो 16 का वर्गमूल दोस्तों आएगा मेरे पास 4। तो 4 और 16 में डिफरेंस दोस्तों 12 का है, 30 का नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 36 मानता हूँ, तो 36 का वर्गमूल अगर मैं लेता हूँ दोस्तों 6 आएगा। 6 और 36 में डिफरेंस दोस्तों 30 का है, और यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, तो धनात्मक संख्या वो क्या होगी? 36 होगी, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 से 30 अधिक है, तो यही ऑप्शन में हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25/7, 15/28, 20/21 का लासा मुझे निकालना है दोस्तों। तो लासा कभी भी अगर आपको भिन्न का लासा निकालना है या भिन्न का मासा निकालना है, तो आप क्या करते हैं? जो न्यूमरेटर होता है या जो अंश होता है, उनकी तो वही चीज़ निकालेंगे जो आपको निकालनी है, और जो हर होगा उसकी लासा अगर निकालना है, तो हर का आप मासा निकालेंगे और अंश का लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस भिन्न का लासा निकालना है, तो 25, 15 और 20 का तो लासा निकलेगा, का लासा बटे 7, 28 और 21 का मासा निकलेगा। तो दोस्तों मैं लासा पे फोकस नहीं करूँगा, मैं मासा पे फोकस करूँगा। जो भी मेरा अपॉन में आएगा वो मासा आएगा। तो 7, 28 और 21 का मासा दोस्तों आ जाएगा 7। 7 ही इनके बीच में कॉमन फैक्टर है दोस्तों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिनोमिनेटर 7 है, जिसका हर 7 है? एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मेरा इस तरह से आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान बॉक्स के आयाम 80, 60 और 40 सेंटीमीटर हैं। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों एक बॉक्स है, आयताकार एक बॉक्स है जो कि घनाभ के आकार का होगा। तो बॉक्स की अगर ढकने की बात करूंगा, तो दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ मुझको निकालना पड़ेगा। तो एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ मेरे पास में इनकी विमाएँ हो जाएंगी, या मेरे पास इनके आयाम हो जाएंगे 80 × 60 प्लस 60 × 40 प्लस 40 × 80। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो 8 छंग 48, 6 चौक 24 आ जाएगा, और 8 चौक 32 आ जाएगा। तो 8 2 10 4 14, हाथ से लेख 4 2 6 और 3 9 1 10, 104 आ जाएगा। लेकिन आगे 2 भी है, तो 208, और सबके साथ 2 जीरो है, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात मुझे दिया है 3:2 दिया है, और उनका व्यय क्रमशः है 14,000 रुपये। मतलब ए का जो व्यय है वो 14,000 रुपये है, और बी का व्यय है दोस्तों 10,000 रुपये। मुझसे पूछा है यदि ए बचत 4,000 रुपये की करता है, तो बी की बचत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा? ए अगर 14,000 रुपये खर्च कर रहा है
और 4,000 रुपये बचा रहा है, तो क्या उसकी टोटल इनकम दोस्तों क्या 18,000 हो जाएगी? क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस जितना उसने व्यय किया। तो 14,000 व्यय किया था, 4,000 बचा रहा है, तो 18,000 मेरे पास आय हो जाएगी। लेकिन अगर अनुपात में बात करता हूँ तो ए की आय कितनी है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 18,000। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18/3 गुणा 2, तो 3 छक 18, 12,000 दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और 2 यूनिट क्या है मेरे पास में, बी की आय है, तो बी की आय दोस्तों मेरे पास आ गई 12,000 रुपये। मुझसे पूछा है बी की बचत कितनी है, तो बी खर्च कितना कर रहा है, 10,000 रुपये खर्च कर रहा है, और कमा कितना रहा है, 12,000 रुपये। तो दोस्तों बचत मेरे पास कितनी आ जाएगी उसकी, 12,000 माइनस 10,000, इस तरह से मेरे पास बचत आ जाएगी दोस्तों उसकी 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का लासा दिया है आपको 210 और मासा दिया है 35। यदि एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैं बता चुका हूँ आपको कि दो संख्याओं का लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा 210 गुणा 35 बराबर एक संख्या मुझे 105 दी है, दूसरी संख्या मैंने x मान ली, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 7 तियाँ 21, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, तो यहाँ से x मेरे पास आ जाएगा 35 दूनी 70। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन जिसका सबसे ज़्यादा बार होता है वही बहुलक होता है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ 3 का रिपीटेशन दोस्तों कितना है, 2 बार हुआ है, 4 का भी 2 बार हुआ है, 5 का अगर मैं देखता हूँ 1 2 3, 3 5 का हुआ है, तो इसका मतलब 5 ही मेरा इसका दोस्तों बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे दिया है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे कंपनी जेड की कई वर्षों के व्यय सूची दी गई है। तो आपसे पूछा है 373 नंबर है, वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है? तो दोस्तों वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च दोस्तों ये होगा। इन सबको मुझे ऐड करना है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ देखूँगा, सब में मेरे पास ऑप्शन में पॉइंट के बाद सबका डिजिट अलग है। तो मैं अगर चेक करूँगा तो यहाँ 0.4 वाली सिर्फ एक ही संख्या आ रही है और बाकी सारे मेरे पास इंटीजर हैं, कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं है। तो क्या 0.4 एजिट रहने वाला है? अगर मैं जोड़ करूँगा सबका तो 0.4 मेरा यूनिट डिजिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है? तो अगर दोस्तों मैं ईंधन और परिवहन पर खर्च देख रहा हूँ तो 233 किया गया है। अब इसका प्रतिशत निकालना है 557 से। तो 557 से अगर मैं प्रतिशत निकालूंगा इंटू 100 करूँगा तो अब दोस्तों मुझे इससे भाग देना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 5 10 7 17 यूनिट, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो कोई एट रेंडम मेरे दिमाग में तुरंत आ जाए कि इससे कटेगा। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे दोस्तों, सीधे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 4 बार सारे ऑप्शनों में जा रहा है भाग। तो सीधे 557 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 चौक 20 और 2 22। और यहाँ पर मैं देखूँगा तो 2330 आएगा। तो 2330 में से अगर दोस्तों 2228 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 आएगा। और बाद में मैं एक अंक और उतार लूँगा तो 1020 आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 4 बार तो दोस्तों कंप्लीट डिवाइड जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं इसको अगर भाग करता हूँ 557 से फिर करता हूँ तो सिर्फ एक ही बार जाएगा, क्योंकि डबल करूँगा तो 550 पे 1100 हो जाएगा। तो 550 पे से तो ऊपर है ये दोस्तों, तो 1020 तो नहीं आ पाएगा। तो एक ही बार जाएगा, तो 4 बार तो कंप्लीट जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक बार भाग जाएगा। तो 41 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप टेबुलेशन को क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा के भी कर सकते हैं। वही नॉर्मल स्टूडेंट होता है तो टोटल भाग देगा फिर जाके देखेगा ऑप्शन क्या है। ऐसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं करूं तो क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, सबको ऐड करेगा, देन आपको वो डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर होगा। इसी में 1-2 मिनट खर्च हो जाएंगे। और एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि हाँ थोड़ा भी गलत हुआ तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच जाता है। तो आपको तरीके आसान रखने पड़ेंगे अगर अच्छी तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, मनचाही जॉब लेनी है तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है
यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है। तो नई संख्या दोस्तों ज्ञात करनी है, पुरानी नहीं करनी है। ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पहले देखूंगा, ऑप्शन से ही जाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझसे कहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो पहली कंडीशन सभी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है। क्या दूसरी कंडीशन मेरा आंसर डिसाइड करेगी? चेक करता हूँ। अगर वो संख्या दोस्तों मैं 73 मानता हूँ, तो अगर इसके अंकों को अगर मैं चेंज करूँगा तो 37 बनेगा। क्या 37 और इसका डिफरेंस क्या 54 है? तो मैं चेक करूँगा ज़रा। 13 में से 7 गए 4 और 3 में से 6 में से 3 गए 3, 34 आ रहा है, 54 नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा। अगर मैं 28 चेक करता हूं दोस्तों, तो 28 का मेरा संख्या बनेगी पलटने के बाद 82 बनेगी। 82 से अगर मैं डिवाइड माइनस करता हूं तो 12 में से 8 गए 4 और 7 में से 2 गए तो दोस्तों 5, 54 डिफरेंस आ गया। तो मेरे पास वो संख्या मैंने क्या ली थी, एज्यूम की थी 28, लेकिन पलटने के बाद संख्या मेरी बनी कौन सी दोस्तों? 82 बनी। तो मेरा आंसर 82 होगा, ना कि 28 होगा। 28 तो मैंने लेके चला था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुझे 3 भिन्न दी हैं और उनका क्रम मुझसे पूछा गया है, आरोही क्रम में लगी हुई हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको टाइम टेकिंग मतलब क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए हमें टाइम बचाना होता है। तो हम और क्वेश्चनों से टाइम इनके लिए बचाएंगे, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं होता है दोस्तों। आप ऐसे ही इसको पॉइंट में चेंज करने के बाद ही करेंगे। बाकी और तरीके जितने भी हैं वो सब टाइम टेकिंग है दोस्तों। मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। 13/33 है एक भिन्न, 32/47 है और 20/47 है और एक भिन्न है मेरे पास 25/27। तो दोस्तों अगर इनका मैं पॉइंट के बाद 2 अंक तक आप इसका मान निकालेंगे, तो अगर मैं 13/33 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दोस्तों मेरे पास 0.39 आएगा। 32/47 को सॉल्व करूंगा तो 0.68 आएगा। 20/47 को सॉल्व करूंगा तो दोस्तों 0.42 आएगा और 25/27 को अगर सॉल्व करता हूं तो 0.92 आएगा। तो अब यहाँ से मेरे लिए आसान हो जाएगा देखना कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़े की बात करूँ तो 0.92 आ जाएगा। तो 25/27 क्या सबसे बड़ी भिन्न होने वाली है? कौन कौन सा ऑप्शन है? तो 3 ऑप्शन दोस्तों मेरे पास 25/27 वाले हैं। और अगर सबसे छोटी की बात करूँ तो सबसे छोटी 0.39 है, 13/33 सबसे छोटी होगी। तो अब दोस्तों मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ए और सी। अब मैं देखूंगा दोस्तों 32/37 और 20/47 में कौन, 32/47 और 20/47 में कौन बड़ा है? तो मेरे पास 0.68 32/47 बड़ा है। तो 32/47 ऑप्शन नंबर सी में मेरे पास बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कुर्सियां और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये, 5 कुर्सियां और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, अगर टेबल कुर्सी को मैं सी डिनोट करता हूँ और टेबल को अगर मैं टी से डिनोट करता हूँ, तो 3C प्लस 2T मेरे पास है 700 रुपये की, और 5C और 3T मेरे पास है दोस्तों 1100 रुपये की। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इनको सेम करने वाला हूँ किसी एक को। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा 9C प्लस 6T इज इक्वल टू 7 या 21, 2100 आ जाएगा। इधर करूँगा तो 10C प्लस 6T मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 2200। दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ से माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का सी आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों आ जाएगा मेरे पास में 100। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। अब मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो अगर पहले में पुट करता हूँ तो 300 प्लस 2T इज इक्वल टू आ जाएगा 700। तो यहाँ से 2T मेरे पास आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो 400 बचेगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। तो इस तरह से एक कुर्सी का मूल्य है 100 रुपये और एक टेबल का मूल्य है 200 रुपये। मुझसे पूछा है दोस्तों एक कुर्सी प्लस 2 टेबल, तो एक कुर्सी मेरे पास 100 की हो जाएगी और 2 टेबल मेरे पास हो जाएंगे दोस्तों 400। तो टोटल इस तरह से 500 रुपये का सामान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले के 6 परिणामों का औसत 49 है और पिछले 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का औसत कितना होगा?
तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दिया है 11 परिणामों का औसत है दोस्तों 50 मेरे पास। अगर मैं प्रथम 6 का लेता हूँ तो आता है 49 और आखिरी 6 का लेता हूँ तो 52 आता है। तो मैं यहाँ पर देखो दोस्तों डेविएशन चेक करूँगा तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, -1 का आ रहा है। और अगर इन 6 पे बात करूँगा तो मेरे पास +2 का आ रहा है। अगर फाइनल डेविएशन की बात करूँगा तो 2 -1 मतलब +1 का डेविएशन आ रहा है। कितने पे डेविएशन आ रहा है दोस्तों, 6 पे आ रहा है। तो टोटल पूरा इफेक्ट कितना पड़ जाएगा, +6 का आ जाएगा। पहले कितना था, 50 था तो +6 ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो 50 + 6 56 मेरा दोस्तों छठा नंबर होगा, जो कि छठा ही मुझसे पूछा है। एक तरीका दोस्तों इसका ये हो गया। बाकी नहीं तो आप कर सकते हैं 11 × 50। इसमें से आप क्या करें, पहले 6 × 49 करें, फिर 6 × 52 करें, इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों के ऐड से जो निकल के आए उसमें से 11 × 50 को माइनस कर देंगे, तब भी आपके पास यही नंबर दोस्तों निकल के आने वाला है। बाकी आप ये अप्रोच सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। एक दीवार है और एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी है दोस्तों, और यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी पूछिए दोस्तों, ये वाली दूरी पूछिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। तो 60 के सामने हमेशा √3 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है और 90 के सामने होता है दोस्तों 2 यूनिट होता है। तो यहाँ 90 के सामने 10 यूनिट है, मतलब 10 है, मतलब 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू क्या 5 हो जाएगी। तो 60 के सामने मुझसे पूछा है दोस्तों 30 के सामने, क्योंकि ये वाली दूरी मुझसे पूछी है। तो 30 के सामने क्या होता है दोस्तों, 1 यूनिट होती है और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5। तो आंसर मेरा 5 हो जाएगा। अगर मुझसे पूछता दोस्तों ये वाली दूरी पूछता, ऊंचाई पूछता दीवार की, तो मेरे पास √3 यूनिट हो जाती। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो √3 यूनिट की वैल्यू 5 √3 हो जाती। इस तरह से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, जो भी मुझसे पूछेगा वो मैं सिर्फ रेशियो से ही निकाल सकता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो दोस्तों मुझे सवाल के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से संयोजित किया जा रहा है या साधारण ब्याज की तरह से संयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो 2 वर्ष का 20% की दर से आ जाएगा, 40% ब्याज आ जाएगा और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 40,000 का अगर 140% निकालूंगा तो 14 चौका 56, मतलब 56,000 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन किस चीज़ का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों बनेगी मेरे पास 1/5, जहाँ ये क्या होगा, मूलधन होगा और ये क्या होगा, मेरा CI होगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और अगर मैं मिश्र धन की बात करूं तो मिश्र धन क्या दोस्तों मेरे पास 6 यूनिट बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, 40,000 का 6/5 निकालना है। ये 1 साल का हो जाएगा, 1 साल बाद इतना अमाउंट बन जाएगा। लेकिन 2 साल की बात कर रहा तो एक बार मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 5 से दोस्तों 1 0 2 बार जाएगा, इस 5 से 1 0 2 बार जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 4 आया और 4 ये है, तो 4 और 6 मिलके 24 बना देगा और इधर ये 4 और 6 मिलके मेरे पास 24 बना देगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 24 का स्क्वायर से स्टार्ट होगा और 2 0 बाद में होंगे। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों होता है 576 और 2 0 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में 381 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।